बिहार एसआई के लिए हम लोग टोटल 200 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मेंस एग्जामिनेशन जो नवंबर में होने वाली है उसके लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग किया है। ये 25 लेक्चर में आएंगे, ये फर्स्ट लेक्चर है। सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 1 आज। टॉपिक 1 विटामिन्स है। विटामिन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, एक ना एक क्वेश्चंस आते ही रहते हैं इससे। तो सबसे पहले विटामिन्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। इन्वेंटेड बाई एफजी हॉपकिंस एंड विटामिन टर्म्स क्वाइंड बाई फंक। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जनरली हम लोग फंक का नाम जानते हैं, एफजी हॉपकिंस के नाम को हम उतने नहीं प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जो खोज थी ना विटामिन्स की वो हॉपकिंस ने की थी, लेकिन ये जो टर्म है विटामिन्स उसको फंक ने दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो सॉल्युबल इन वाटर एंड सेकेंड टाइप जो होते हैं वो सॉल्युबल्स इन फैट। सॉल्युबल इन वाटर में बी एंड सी ही हैं, 2 विटामिन्स हैं, एंड फैट में ए डी ई के, ये 4 विटामिन्स हैं जो कि फैट में सॉल्युबल्स हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, अब हम देखते हैं विटामिन्स। विटामिन्स उसके केमिकल्स नेम्स और उससे डिजीज जो होती हैं, इसकी कमी में कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं। सो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। विटामिन ए केमिकल नेम रेटिनॉल, इससे 2 बीमारियां मेजरली होती है, कलर ब्लाइंडनेस एंड जेरोफैथेलेमिया। विटामिन B1 केमिकल नेम थायमिन, इससे जो होती है बीमारी बेरी, और यही बेरी जो है यदि हम पॉलिश की हुई चावल को खाते हैं तो पॉलिश की हुई चावल से भी ये बीमारी होती है बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इससे क्या होती है विटामिन B2 की कमी से कि हमारे जो टंग्स या स्किन जो है, हमारा जीभ और जो हमारी त्वचा है वो जो फट जाती है, क्रैकिंग हो जाती है उसमें, वो इसी के चलते आती है। और जो हमारा रेडिश आई होता है वो भी इसी के चलते आता है। नेक्स्ट विटामिन B3 केमिकल नेम निकोटिनामाइड और नियासिन, इससे क्या होता है जो हेयर जो हमारी है वाइटनिंग हो जाती है, यानी कि बाल पकने का मेन कारण क्या है विटामिन B3। विटामिन B5 पेंथोथेनिस एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, पेलेग्रा इससे होती है, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है B6 है, इसको देखते हैं। पायरिडॉक्सिन एनीमिया एंड स्किन डिजीज के लिए है। B7 बायोटिन पैरालिसिस, हेयर फॉलिंग, बॉडी पेन, जो पैरालिसिस होती है या बाल का झड़ना या शरीर में पेन होना वो B7 के चलते होती है, जिसका नाम बायोटिन है केमिकल नेम। B11 फॉलिक एसिड एनीमिया। B12 साइनोकोबैलेमिन, इससे भी एनीमिया होती है। B12 हमने देख लिया। नेक्स्ट C एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स, ये होती हैं। विटामिन D कैल्सीफेरॉल केमिकल नेम, बीमारी जो होती है रिकेट्स चिल्ड्रेन में होती हैं, बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। एंड ऑस्टेओमेलेसिस, जो कि बड़े बुजुर्गों में होती है, एडल्ट्स में होती है। ऑस्टेओमेलेसिस भी एक तरह की हड्डी की बीमारी है, जैसे रिकेट्स एक हड्डी की बीमारी है जो बच्चों में होती है। विटामिन E टेकोफेरॉल लेस फर्टिलिटी, मतलब कि फर्टिलिटी कम हो जाती है, यानी कि बच्चे जन्मने की दर जो है कम होगी इससे, विटामिन E की कमी से। विटामिन K फाइलोक्विनोन नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स, यानी कि जब ये हमारे शरीर में नहीं रहेगा विटामिन K तो ब्लड जब बहने लगेगा शरीर से कटने के बाद तो क्लॉट नहीं करेगा जल्दी से। अभी जब कटता है कोई भी पार्ट हमारे शरीर का तो वहाँ पे ब्लड की थक्के जम जाती हैं, उसी को हम क्लॉटिंग कहते हैं। तो विटामिन K की कमी में नॉन क्लॉटिंग हो जाएगी, यानी कि थक्का नहीं जमेगा, खून बह जाएगा फिर। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट इसमें देख लेते हैं फैक्ट्स। B12 कोबाल्ट में पाया जाता है, बार बार पूछे जाते हैं कि इन कोबाल्ट विच विटामिन फाउंड्स शो B12। विटामिन ए स्टोर्ड लिवर में होता है। हमारी बॉडी में विटामिन पैदा नहीं होती हैं, ओके, ये हमें फल सब्जियों से ही जनरली मिलती हैं, लेकिन 2 विटामिन हैं विटामिन D एंड विटामिन K, ये हमारे बॉडी में सिंथेसिस कर सकती हैं, यानी कि ये हमारे बॉडी में बन सकती हैं। जैसे कि विटामिन D जो है वो हम सनलाइट से जो अल्ट्रावायलेट रेस आती है उसका सिंथेसिस करके हम अपने बॉडी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो और विटामिन हैं, विटामिन A हो गए, B हो गए, C हो गए, E हो गए, ये सारी विटामिन हमको उसके लिए बाहरी सोर्स लेना पड़ता है जिससे हमें वो विटामिन मिलती है। तो फर्स्ट टॉपिक इज दिस। नेक्स्ट टॉपिक 2 क्रिप्स मिशन, इंडिया में मार्च 1942 में आया था। इसके हेड जो थे वो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। मेन जो ऑब्जेक्टिव थी क्रिप्स मिशन की कि वो
इंडियन की सपोर्ट वर्ल्ड वार सेकेंड में होनी चाहिए, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था। वर्ल्ड वार सेकेंड 1939 से 1945 लगभग 6 ईयर्स चले थे। इसके जो मेन प्रपोजल थे वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट जो था वो इन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस हम देंगे इंडिया को, लेकिन डोमिनियन स्टेटस की अब 1942 में कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि हमने 1929 में ही ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन के बाद कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंट चाहिए, तो डोमिनियन स्टेटस की कोई बात ही नहीं थी। ओके, सो ये कांग्रेस ने तो मानना था नहीं। नंबर सेकेंड जो इनकी पॉइंट्स थी वो था आफ्टर द एंड ऑफ वॉर अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी कन्वेंड टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहते थे वॉर के बाद कि इंडियंस जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात 1936 के बाद से स्टार्टिंग हो गई थी, पंडित नेहरू ने भी इस बात को कहा था। तो ये मेन दो प्रपोजल थे। फर्स्ट था डोमिनियन स्टेटस हम सेटअप करेंगे और सेकेंड था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। लेकिन क्रिप्स मिशन के जो भी दो मेजर ऑब्जेक्टिव थे उसको कांग्रेस ने नहीं माना। नेक्स्ट इसके जो मेन कुछ की पॉइंट्स है जो जिसमें दो हैं। सबसे पहला की पॉइंट इसका ये है कि जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आज़ाद ये ऑफिशियल निगोशिएटर थे कांग्रेस के। जैसे कि उधर से स्टेफोर्ड क्रिप्स था तो इधर कांग्रेस से भी तो कोई लोग होने चाहिए, तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद जो थे ये ऑफिशियली निगोशिएटर थे क्रिप्स के साथ। और गांधी जी ने इसको कहा था और पोस्ट डेटेड चेक, मतलब एक ऐसा चेक जिसका डेट खत्म हो गया है, इसका मतलब है कि बैंक में उसको कोई काम नहीं मिलेगा। उसी तरह का ये एक प्रपोजल था। क्रिप्स मिशन जो प्रपोजल था वो इसी तरह का था। सो क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में आया था। हम एक बार क्रोनोलॉजिकल वाले भी सारे इवेंट्स देखेंगे, शो यू नो दैट क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट टॉपिक थर्ड, इंपॉर्टेंट कुछ पासेस देख लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में बुर्जिला है, लेकिन जो जोजिला है पहले जम्मू कश्मीर में होता था, लेकिन बाइफर्केशंस के बाद अब वो लद्दाख में आ गया है। शो जोजिला इन लद्दाख हिमाचल प्रदेश में, जैसे बारा, चाला, सिपकिला, ये तीन ऐसे पासेज हैं। बारा अलग है, चाला अलग है एंड सिपकिला अलग है। सो ये एचपी के हुए। उत्तराखंड के कुछ देख लेते हैं। नीतिला, लिपू लेक, सिक्किम में जेलेपला, नाथुला फेमस है एंड अरुणाचल बॉमडिला। टॉपिक 4, मराठा कॉन्फेडरेसी 1720 टू 1818 तक ये चला था। 1818 में पूरी तरह से मराठा जो पावर थी वो खत्म हो चुकी थी और 1720 में मेन जो है मराठा कॉन्फेडरेसी के स्टार्ट होने का रीज़न था कि जो मराठा की पावर थी वो पेशवाओं ने यहाँ से कब्जा कर लिया था और तो वहीं से मराठा कॉन्फेडरेसी की स्टार्टिंग होती है। इसमें कुछ किंगडम्स थे, यानी कि राज्य जो थे जो इंपॉर्टेंट्स थे, और उनका हम रीज़न देख लेते हैं कि वो किस रीजन में फैले हुए थे। सिंधिया ग्वालियर में थे, होलकर इंदौर में थे, पवार धार में थे, गैकवाड़ बड़ौदा में थे, भोंसले नागपुर में थे, पेशवा पूना में थे। ये हुआ अपना टॉपिक 4। टॉपिक 5, राफेल के बारे में देखते हैं। राफेल जो है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में डील हुआ था 2016 में। राफेल के बारे में ये जानना हमें ज़रूरी है कि ये 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि राफेल जो है वो किस जनरेशन का है, 3, 4, 5, 4.5 या 5 जनरेशन। सो नॉट अ 4 और नॉट अ 5, दिस इज अ 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। जैसे कंप्यूटर्स में होते हैं ना फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, उसी तरह से फाइटर एयरक्राफ्ट्स में भी एक जनरेशन होता है। तो ये 4.5 जनरेशन का है। और राफेल का डील कब हुआ था? फ्रांस एंड इंडिया के बीच में हुआ था ये डील 2016 में, 2016 में हुआ था। और राफेल जो है ये कौन कंपनी बनाती है? सो दिस इज डसॉल्ट कंपनी, फ्रांस की कंपनी है, वो उसे बनाती है। सो राफेल हुआ। टॉपिक 6, ये क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट्स बार बार पूछे जाते हैं और खासकर तो एसआई में। जैसे कि एसआई में एक और टॉपिक्स है कि ये जैसे गाय की कौन सी प्रजाति है या भैंस की कौन सी प्रजाति है। ओके, मुर्रा, जैसे मुर्रा जो है ये किसकी प्रजाति है? तो भैंस की प्रजाति है। उसी तरह से गाय में रेड सिंधी आती है। तो ये क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं गाय, भैंस, बकरियों के बारे में। तो ये हमारा एक टॉपिक्स है कि जो मिल्क होती है इनकी, उनमें फैट की क्या मात्रा होती है। तो फैट की मात्रा बुफेलो में सबसे ज़्यादा होती है, 7.2% फैट होती है। काऊ में 3 to 4% होती है, याक में 5 to 9% होती है। तो ये एक बेसिक जनरल। तो इस टॉपिक में हमने फैट इन मिल्क में ये देखा, बस ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप इसे हमेशा ध्यान में रखेंगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि वहाँ पे गेसिंग ही करना होगा। तो बुफेलो में सबसे ज़्यादा फैट होता है और सबसे लिस्ट जो फैट होते हैं
वो काव में होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो मिल्क लिया जाता है जैसे सूधा हो गया या फिर अमूल्य जो होता है, वो फैट मेज़र करके ही, दूध में क्या मापा जाता है, फैट मेज़र करके ही उसके फैट। टॉपिक 7 देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये साइंस के लिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। हम देखते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से होते हैं। और एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वर्ड पे ध्यान दीजिए, माइक्रो दैट मीन्स छोटा एंड मैक्रो दैट मीन्स बड़ा। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में पहले देख लेते हैं जो मेजर अपने न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ये हैं: बोरन, मैग्नीज, जिंक, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, निकेल। ओके, मतलब पोषक तत्व। प्लांट में जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, उनको हमने दो कैटेगरी किए हैं, एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने मेजर्स देख लिए, बोरन, मैग्नीज, जिंक, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, निकेल। ओके, अब देखते हैं मैक्रो दैट मीन्स बड़ा। ये प्लांट्स के लिए कौन कौन से हैं, तो इसमें दो कैटेगरी है। सबसे पहले फर्स्ट है कि हम सॉइल से कौन सी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाते हैं, और फिर एयर से हमें कौन कौन से मिलते हैं। तो प्लांट्स को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सॉइल से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सल्फर, पोटासियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोरोफिल से रिलेटेड है। यहां पर देखिए मैग्नीशियम है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में मैग्नीशियम है, और यहां पर जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैग्नीज है। इस चीज को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैग्नीज है और ये जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये मैग्नीशियम है। शो बोथ आर डिफरेंट। और ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जैसे कि एटीपी किससे रिलेटेड है, फॉस्फोरस, या फॉस्फोरस किससे रिलेटेड है, तो एटीपी। क्लोरोफिल दैट मीन्स मैग्नीशियम से रिस्पॉन्सिबल है। ये और भी साइंस के क्वेश्चंस जब हम देखेंगे तो वहां पे रिवीजन करेंगे, ये चीज ध्यान में रहे। एयर से कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये जो तीन मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो एयर से हमें मिलती हैं। तो प्लांट्स के जो इंपॉर्टेंट हमने देखा टॉपिक 7 और टॉपिक 8 में, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने देखा।